अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम संडे विद स्टार एशिया के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अक्सा खान। और प्रोग्राम में आज शामिल करेंगे कुछ हेल्थ इश्यूज़ और डिस्कस करेंगे कि जो हमारी पेन्स हैं, बॉडी पेन्स हैं, जो कि मेंटल स्ट्रेस की वजह से आ सकती हैं, लेथार्जी की वजह से आ सकती हैं, ड्यू टू एजिंग हो सकती हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा जो है सबब हो सकते हैं। उनको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं किसी भी ट्रीटमेंट के बगैर, किसी भी दवाई के बगैर, किसी भी सर्जरी के बगैर। इसी हवाले से हमने प्रोग्राम में शामिल किए हैं डॉक्टर जावेद मिर्ज़ा, जो ना सिर्फ बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, इसके साथ साथ वो 8 किताबों के ऑथर भी हैं। उन्होंने 8 किताबें भी लिखी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैडम, कैसे हैं आप? जी खैरियत, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आप इस प्लेटफॉर्म पर आए और आप प्रोग्राम में आए और आपने अपना कीमती वक्त जो है उसमें से निकाल के कुछ घंटे जो हैं हमें दिए यहाँ पर आके। डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात ये है कि जो पेन्स होती हैं, बॉडी की पेन्स होती हैं, वो मैंने नोट ये किया है कि एजिंग से तो वो आती हैं कि उम्र गुजरने के साथ साथ बॉडी में डिफरेंट किस्म के चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और आपकी जो है डेफिशिएंसी, आपकी इम्यूनिटी, हर चीज़ जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। जी जी। और उसकी वजह से हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा लेथार्जी हो जाती है, हम गिरे गिरे रहते हैं, हम एक्टिव नहीं रहते उस तरह से जिस तरह से हमें होना चाहिए। और ये मसला जो है आजकल यंगस्टर्स में भी है, टीनेजर्स में भी है, एडल्ट्स में भी है, और कॉलेज गोइंग बच्चों में भी है, यूनिवर्सिटी के बच्चों में भी है, बुढ़ापे में तो है ही, क्योंकि उन्हें तो मुख्तलिफ बीमारियों में वो जाते हैं तो वो तो हो ही जाता है, लेकिन यंग एज में भी मसला बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो उसके आप क्या रीज़न बताते हैं? जी, नर्वस सिस्टम के बेसिकली 3 ही हिस्से हैं। आपने एंग्जाइटी, स्ट्रेस, कंपल्सिव डिसऑर्डर की बात की, लेकिन उसके अलावा भी जो भी हम खाते हैं, लेट्स से खुराक कोई खाते हैं, कोई खाना खाते हैं, तो फाइनली दैट इज़ कन्वर्टेड टू ब्लड। और जो ब्लड है वो नर्वस सिस्टम थ्रू स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल नर्व्स पूरी बॉडी में जाता है। जहाँ पे ब्लड पूरा जाएगा वहाँ ना पेन आएगी, ना स्वेलिंग आएगी, ना स्ट्रेस आएगी, ना कोई प्रॉब्लम होगा। लेकिन जहाँ ब्लड पूरा नहीं जा पाएगा वहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम आएंगे, स्ट्रेस भी आएगी, पेन भी आएगी, स्वेलिंग भी आएगी। इसके अलावा चूँकि नर्वस सिस्टम के 3 ही हिस्से हैं, हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व्स। ब्रेन चूँकि हेड है हमारी पूरी बॉडी का, और बॉडी एक होमोजेनियस बॉडी है। लेट्स दिमाग अगर स्ट्रेस महसूस करता है, कोई एंग्जाइटी महसूस करता है, कोई फिक्र महसूस करता है, कोई ऐसी चीज़ महसूस करता है कि जिससे कि वो अपने आप को थोड़ा डिस्टर्ब महसूस करे, फिक्रमंद महसूस करे, तो वो उसका असर पूरी बॉडी में होता है और पूरी बॉडी वो स्ट्रेस महसूस करती है। जब स्ट्रेस महसूस करेगी तो जो ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट स्पाइनल कॉर्ड में आ चुकी होगी या रिड्यूस ब्लड सप्लाई होगी, वो मज़ीद एग्जेजरेटेड हो जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, लेट मी स्टार्ट विद मीग्रेन। फॉर एग्जांपल, जैसे कि लड़कियों को अक्सर हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो फर्स्ट वर्टेब्रा है, जहाँ से दिमाग हमारी नेक को ज्वाइन करता है, जो फर्स्ट वर्टेब्रा है, दैट इज C1, वहाँ से रिड्यूस्ड ब्लड सर्कुलेशन, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन दिमाग को जा रही होती है। लेकिन जब दिमाग स्ट्रेस में होगा, स्ट्रेस महसूस एंग्जाइटी करेगा, तो उस सूरत में मज़ीद ब्लड रिड्यूस्ड हो जाता है और रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई दिमाग को मज़ीद उलझन में मुब्तला कर देती है, और आँखों, कानों में, दांतों के एरिया में, फेस पे, सर में शदीद पेन आने लगता है। इसी तरह अगर कमर के कुछ हिस्सों पे रिड्यूस ब्लड सप्लाई होगी, लेट्स से कि लोअर बैक के हिस्से L4, L5 में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, डिस्क प्रोट्रूजन हो जाएगी, डिस्क बल्ज हो जाएगी, या स्ट्रेस में आ जाएगी, तो उस सूरत में कमर के हिस्सों पे और टांगों में कम ब्लड जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कम होगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी बनिस्बत पूरे जिस्म के कमर में और टांगों में, ठीक है, जिससे पेन्स भी आएंगी और आपको एक बेहिम्मती सी महसूस होगी, जैसे आप सुस्त हो जाते हैं। सही। अब जहाँ तक आपने एजिंग प्रोसेस का कहा और यंग एज का कहा, तो प्रॉब्लम आजकल जो आ गया है यंग एज में, एजिंग प्रोसेस में तो आता ही है। आफ्टर 30s जो भी हम खुराक लेते हैं, 30s तक वो पूरी की पूरी बॉडी एब्जॉर्ब करनी चाहिए। बॉडी को ऑब्जॉर्व करना चाहिए, लेट से प्रोटीन्स की शक्ल में। हड्डियाँ फॉर एग्जांपल 7 चीज़ों से बनी हैं, कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर और फ्लोराइड, और ये सब हम खुराक से लेते हैं।
आफ्टर 30s बॉडी में इनकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, जिससे कि एजिंग प्रोसेस में हम जाना शुरू कर देते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस हो जाते हैं आपको? जी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है और एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह की कमी से प्रॉब्लम तोड़ फोड़ जिस्म में होने लग जाती है। जो यंग एज में आपने बात की, आजकल प्रॉब्लम क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बदल गया है, आदत बदल गई है, हमें वो चीज़ें जो नेचर की मदद से हम हासिल करते हैं, लेट्स से विटामिन डी, आप जब सबसे ज़्यादा विटामिन डी होती है सूरज की छांव में, आप लोगों ने यंग एज ने, यंग पौध ने बाहर खेलना, बाहर जाना मिनिमाइज कर दिया। अच्छा, विटामिन डी का सबसे जो बेहतरीन सोर्स है वो क्या है? सूरज की छाएं, अल्ट्रासोनिक रेज। और जब वो लाइफस्टाइल में चेंजेस आ गई हैं, लेट्स से कि आप धूप में कम जाएंगे, आप मछली भी तो खा सकते हैं, उसका हाँ, अल्टरनेटिव आप कर सकते हैं, मतलब ऐसे इलाके जहाँ पे सन रेज नहीं आप अवेल कर सकते, यू कैन गो फॉर फिश। डेफिनेटली अंडा, मछली, इन सब चीजों में है, लेकिन सबसे ज्यादा सूरज की छांव में है। तो वो लाइफस्टाइल में चूंकि इंडोर गेम्स ने ले ली उसकी जगह, कंप्यूटर ने ले ली, मोबाइल ने ले ली, इसी तरह जो हमारे खाने पीने का अंदाज है, फॉर एग्जाम्पल दूध पीना कम हो गया, बर्गर खाना ज्यादा हो गया, तो उनमें तो प्रोटीन से इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो आपको पूरी कैल्शियम और दूसरी खुराक दे सकें जैसे कि मैंने पहले काउंट की। तो उसकी वजह से यंग एज में भी कमज़ोरी आ जाती है और रिजल्ट पेन्स की शक्ल में होता है। सही। तो हम पेन्स को कैसे ट्रीट करते हैं मेडिसिन के बगैर? जी, मैं डिफाइन करना चाहता हूँ। मैं कायरोप्रैक्टर हूँ। सही। और मैं स्पाइनल कॉर्ड की एडजस्टमेंट करता हूँ। लेट्स से कि अगर नेक में पेन आ गई या बाजू में पेन आ गई तो उसका मेन कॉज C6 में डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज C6, जहाँ से ऊपर से छठा वर्टेब्रा इन द नेक, वहाँ जब डिस्प्लेसमेंट आएगी तो वहाँ से हमने पहले बात की कि रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई होगी। जब रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई होगी तो नेक एरिया में, बाजू में पेन आ जाएगी। इसी तरह जैसे मैंने L4-5 का कहा, कमर के कुछ हिस्सों में, टांगों में, इसी तरह डिफरेंट वर्टेब्रास हैं, जब वो उसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाती है तो जो रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई है वो पेन्स की शक्ल में नमूदार होती है। मैं स्पाइनल कॉर्ड को, उन वर्टेब्रास को, लेट्स से C6 की बात की, L4-5 की बात की, उनको एडजस्ट करता हूँ, डिस्क को अपनी जगह पे लाता हूँ, ब्लड सप्लाई जिससे बेहतर हो जाती है और पेन्स दूर हो जाती है। सही। तो ब्लड सप्लाईज बेहतर करने के लिए आप फ्रूट और वेजिटेबल्स का यूज बताते हैं या कुछ सप्लीमेंट्स का? देखिए, वो तो प्रोटीन्स है ना, जो कि जैसे मैंने गुजारिश की पहले कि वो हड्डियाँ 7 चीज़ों से बनी हैं। वो तो आप जो भी चीज़ें लेंगे, जो भी खाए पिएंगे, लेट्स से कि आप केला अगर खाते हैं तो पोटेशियम ज़्यादा होगी, ठीक है, दूध पिएंगे तो कैल्शियम ज़्यादा होगी, विटामिन डी, मछली वगैरह खाएंगे, धूप में रहेंगे, इन चीज़ों की होगी। वो तो सप्लाई है बॉडी में, अब्जॉर्प्शन है बॉडी में, वो तो आपको लेनी पड़ेगी। और अगर उसमें कमी आएगी तो वो स्पाइनल कॉर्ड में वीकनेस की शक्ल में नमूदार होगी, जो अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट, डिस्क बल्ज और पेन्स की शक्ल में नमूदार। अच्छा, ये जो पेन्स हैं, हमारी डिस्प्लेसमेंट है बॉडी की और फर्दर जो हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं ड्यू टू एजिंग आपने बताया, या हमारी ब्लड की सप्लाई ठीक नहीं होती डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में, जो हमारे पट्ठों को, घुटनों को, टांगों को और बैक पार्ट्स को, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड है, उसको अफेक्ट करते हैं। तो उसमें हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स कहाँ तक रिलेटेड है इस चीज़ से? देखिए, मैंने पहले गुजारिश की कि हमारा ब्रेन जो है, हमारा दिमाग जो है, वो तो हेड है ना बॉडी का, और ये कलेक्टिव यूनिट, कलेक्टिव यूनिट, ठीक है, नर्वस सिस्टम का हेड है, हमारा नर्वस सिस्टम का हेड है। तो जो भी वो महसूस करेगा, जो डिसऑर्डर में होगा, वो जो एंजाइटी महसूस करेगा, डिप्रेशन महसूस करेगा, तो एक्चुअली वो डिप्रेशन फॉर एग्जांपल ले लेते हैं तो ये सबकॉन्शियस में नेगेटिव वाकयात की वजह से आती है। जो इमेजेस होते हैं आपकी सबकॉन्शियस में, जैसे कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में रहते हैं, अच्छे बुरे वाकयात तो सबके साथ मुंसलिक होते हैं। हसास लोग इन वाकयात को, जो मनफी इन नेचर होते हैं, लेट्स से किसी की नाकामी हो गई, किसी के साथ बुरा सलूक हो गया, घरेलू अच्छा रिलेशन नहीं रहा, तो ये सब चीज़ें एक तसलसल जब बना लेती हैं तो वो डिप्रेशन का सबब बनती हैं और ये एक दीमक की तरह बॉडी को ख़त्म करती रहती है। दिमाग जब भी एंग्जाइटी में होगा, जब भी डिप्रेशन में होगा, जब भी डिसऑर्डर में होगा, जब कुछ फिक्र महसूस करेगा तो पूरी बॉडी अफेक्ट करेगी। और उसमें लेट्स से कि इवन हार्ट, पसीना क्यों आता है? अगर किसी को एक्सीडेंट होने लगे तो दिमाग एंग्जाइटी महसूस करता है, फिक्र महसूस करता है कि अब क्या होगा। उस फिक्र से चंद लम्हे के लिए हार्ट बंद हो जाता है, जिससे पसीना एकदम आ जाता है। अच्छा, तो पूरी बॉडी अफेक्ट होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, व्हाट आर हेल्यूसिनेशंस? जी देखिए, जब आप
अपने आप को इस लिहाज से ठीक रखेंगे कि आप ज़हनी सोच पॉजिटिव रखें, अपनी बॉडी की प्रोटीन्स पूरी करें, और ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि आपको हर बीमारी में अफेक्ट करेंगी। दिमाग अगर फिक्र महसूस करेगा तब भी, बॉडी अगर रिड्यूस्ड किसी चीज़ की सप्लाई होगी या कमी होगी बॉडी में तब भी प्रॉब्लम। तो ये हर एक सूरत में ये प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, और उनको जब तक दूर नहीं किया जाएगा, बुनियाद उनकी दूर नहीं की जाएगी, तब तक ये प्रॉब्लम्स रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं मुझसे, उसमें कुछ ऐसे लिखा हुआ था कि इफ़ यू डिडंट हैड अ बेटर स्लीप लास्ट नाइट एंड यू आर फीलिंग लेथार्जिक, you have to just console your mind that I had a very better sleep the last night, so you're not going to be lethargic anymore. कि आप पिछली रात अच्छे से नहीं सोए और आप अगले दिन थकावट महसूस कर रहे हैं, तो अगर आप अपने दिमाग को ये तसल्ली देते हैं कि नहीं नहीं मैं बहुत अच्छे से सोया, मैंने बहुत बेहतरीन नींद ली है, तो आपको वो थकावट महसूस नहीं होती। तो ये कहाँ तक वाकई ही हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में इसका रोल है? देखिए, मैं इस हद तक तो एग्री करता हूँ कि दिमाग जो महसूस करेगा वो बॉडी के लिए एक हुक्म का दर्जा रखेगा, और दिमाग अगर एक्टिव महसूस करेगा, आप उसको सजेशन देंगे कि वो एक्टिव है और नींद का असर नहीं होगा, तो उसका बॉडी पे ज़रूर पॉजिटिव असर आएगा। लेकिन ये कहने के बाद, ये एक्सेप्ट करने के बाद, एग्री करने के बाद, मैं थोड़ा सा उसकी बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा कि स्लीप ना लेने के असरात क्या होते हैं। हमारा दिल एक दिन में 1,03,680 दफ़ा धड़कता है। लेट से 72 दफ़ा 1 मिनट में, उसको मल्टीप्लाई कीजिए 60 से घंटे में कन्वर्ट करने, 24 से मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट आएगा 1,03,680 दफ़ा। सही। इसकी बैटरी कब चार्ज होती है? जब आप सो रहे होते हैं। जब आप नींद में जाएंगे, आपका कॉन्शियस माइंड नींद में जाएगा, तो सब कॉन्शियस माइंड आपकी रूह के रास्ते, रूह को असल के साथ कनेक्ट कर देगा, जिससे बैटरी चार्ज होगी। अगर आप सोएंगे नहीं तो आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी, आपका दिमाग, जिस्म झुंझलाया रहेगा अगले दिन। और अगर आप कोशिश करेंगे भी तो सजेशंस कुछ देर तक तो अमल करेंगी, एक्टिव स्टेट ऑफ माइंड कुछ देर तक प्रिवेल करेगी, लेकिन अल्टीमेटली इसको स्लीप चाहिए, इसको बैटरी चार्जिंग चाहिए, एक डिस्चार्ज बैटरी की तरह। इरिटेशन वरना दिमाग में भी रहेगी और जिस्म में भी रहेगी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, फोबियाज़ क्या हैं? डिफरेंट किस्म के फोबिया हमारे माशरे में प्रिवेल करते हैं। हाइड्रोफोबिया है, बच्चे डर जाते हैं, आप पानी का डर है, ऊंचाई का डर है, आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का डर है, एक्रोफोबिया है, एग्रोफोबिया है। डिफरेंट किस्म के फोबिया स्टैंड करते हैं हमारी सोसाइटी में, और ख़वातीन उसका ज़्यादा शिकार हैं फोबिया का। तो इसके क्या रीज़न्स हैं? जी देखिए, फोबिया है क्या, लेट्स फर्स्ट उसको थोड़ा सा हल्का सा डिफाइन कर ले। वो डर खौफ किसी भी चीज़ का, लेट से हाइट की आपने मेंशन किया, लेडीज़ की आपने बात की तो वो अक्सर छिपकली से डरती हैं, पानी की आपने बात की, ये सब चीज़ों में डर खौफ बुनियादी तौर पे दिमाग में मौजूद होते हैं। बच्चे की डेवलपमेंट जहन की कैसे होती है, लेट से बच्चा जब बड़ा होने लगता है तो वो बड़ों की आदत को देखता है। अगर किसी की वालदा डरती है, बड़ी बहन डरती है, तो वो जो यंग बच्ची है या बच्चा है, उसके जहन में भी वो डर खौफ बैठ जाएगा। और फोबिया और एंजाइटी में फ़र्क ही ये होता है कि फोबिया जो है वो एकदम यकदम आग को एकदम काबू कर लेता है, और एंजाइटी ग्रेजुअली बिल्ट अप करती है फिक्र के अंदाज में। हमारे दिमाग के एक हिस्से में, जहाँ पे मैं उंगली रख रहा हूँ, एक छोटा सा उज़ू होता है जिसको एम्बिगडेल कहा जाता है। आप एक कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई सीन देख रहे हैं, तो आप उसी तरह जोश में अपने आप को महसूस करते हैं जैसे कि एक्शन फिल्म में हो रहा होता है। कोई खुशी का सीन देख रहे हैं, कोई गम का सीन देख रहे हैं, तो आप उसी तरह गमज़दा महसूस करेंगे। तो वो हिस्सा आपको डिपिक्ट वैसे ही करता है जैसा कि आप सीन देख रहे हैं। अब वो हिस्सा दिमाग में जो डर खौफ मौजूद होता है, फोबिया, वो जो बचपन में आपकी डेवलपमेंट स्टेज में किसी बड़े के डर खौफ की वजह से, कोई बड़ा ऊंचाई से, हाइट से देखने से नीचे डरता था, कोई छिपकली से डरता था, बड़ा लेट से वालदा या बहन, या पानी से कोई चीज़ डरता था, तो वो डर खौफ दिमाग में बैठा हुआ है। मैं उसको थोड़ी सी ज़्यादा वजाहत में ले जाना चाहता हूँ। लेट से अगर आप छिपकली से नहीं डरती, कोई और
आपकी जानने वाली छिपकली से नहीं डरती, एक तीसरी आपकी फ्रेंड छिपकली से डरती है, तो दैट मीन्स कि उसमें कोई खौफनाक ऐसी कोई चीज़ नहीं है छिपकली में जो आप नहीं डरती। तो बेसिकली वो डर खौफ है दिमाग में जो आपको यकदम महसूस कराता है। जी डॉक्टर साहब, टाइम हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हम डॉक्टर साहब से बड़ी मुफीद गुफ्तगू कर रहे हैं हेल्थ के हवाले से, आपके साइकोटिक इश्यूज़ के बारे में कि कैसे आपके साइकोटिक इश्यूज़ जो हैं, छोटी छोटी जो आपकी रूटीन की साइको इलनेस है उसको कैसे आप ट्रीट कर सकते हैं किसी भी मेडिसिन की इनटेक के बगैर, किसी भी ट्रीटमेंट के बगैर, किसी भी सर्जरी के बगैर। तो नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हम एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। देखते रहिए संडे विद स्टार एशिया। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब से जो कि हमें बता रहे थे कि किस तरह से हम दवाइयों के बगैर अपनी जो है मेंटल इलनेस को कंट्रोल कर सकते हैं और बॉडी पेन्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे हम उसका इलाज दवाइयों के और ट्रीटमेंट के बगैर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बात हो रही थी हमारे हेल्थ इश्यूज़ को लेकर, जिसमें आप बता रहे थे कि किस तरह से जो फोबियाज़ हैं हमारी पास्ट मेमोरी से एसोसिएट होती हैं और हमारे बैड एक्सपीरियंसेस से वो लिंक करते हैं कहीं ना कहीं जाके, कि हमने बचपन में कुछ किसी को ऊंचाई से देख लिया तो हम खौफजदा हो गए, किसी को हमने जो है पानी में डूबते देख लिया तो हम डर गए, आग से हम डर गए, हम सफ़र से डर गए, मतलब वो हमारे एक्सपीरियंस से लिंक करते हैं। तो कई ऐसे भी मतलब जो एक छोटा बच्चा है जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है अभी, वो भी फोबियास में जा सकता है? नहीं, अक्सर औकात ऐसा नहीं होता। जब सेंस आती है, लेट्स से कि एक यंग बच्चा जो कि बिल्कुल अभी एक नई चीज़ को देख रहा है, तो उसमें डर खौफ नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं होती, उसके दिमाग में है ही नहीं किसी चीज़ का डर खौफ। वो डर खौफ लफ्ज़ से भी नाआशना है। सही। वो डेवलपमेंट स्टेज में अभी लेट्स से 7 ईयर्स तक, दिमाग की डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं कुछ, 7 ईयर्स तक बच्चा वही सीखेगा जो घर में आमतौर पे माँ बाप ने कहा या स्कूल में एक लिमिटेड माहौल उसको मैसर आया। अगर एक बच्चे को आप शुरू में उसका नाम गधा कहें तो वो समझेगा कि मैं गधा ही हूँ, क्योंकि उसको उस नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बात उसको बताई जाएगी वो उसको पॉजिटिव लेगा और उस बात को दुरुस्त समझेगा जो माँ बाप ने बताई। उसकी मिसाल यूँ है कि लेट्स से कि सारी दुनिया में 99% लोगों का मज़हब वही है जो माँ बाप का मज़हब है। दैट मीन्स कि माँ बाप ने कहा ये दुरुस्त है तो उसने एक्सेप्ट किया कि ये दुरुस्त है। 7 से 14 साल का एक साइकिल है, फिर 14 से 21 साल का साइकिल है, फिर 21 से 28 साल का साइकिल है। जब फाइनली चीज़ें मैच्योर होती हैं, आप एक्सपोजर बढ़ता है, आपका माइंड जो इंक्यूजिटिव है वो मुख्तलिफ चीज़ों पर रिसर्च करता है, मुख्तलिफ हैबिट्स डेवलप करता है। लेट्स से मैं उसमें फिर कहना चाहूँगा कि एक बच्चे ने बचपन में गलती से किसी लड़के ने स्कूल में देखा देखी दूसरे बच्चों के सिगरेट पीना शुरू किया, विदाउट नोइंग कि ये ख़राब चीज़ है और उसके लंग्स पे असरात क्या है, उसके बॉडी पे असरात क्या है। अब वो उसकी डेवलपमेंट स्टेज में जो भी चीज़ आप महसूस करते हैं, कॉन्शियस माइंड ने जो भी लाइक किया वो फाइनली सबकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट हो जाता है। ऐसे लेट्स से लॉ ऑफ साइट ये है कि आप जिस चीज़ को 15 सेकंड के लिए देखेंगे, जब आप आंखें ब्लिंक करेंगी तो वो हमारे हाफ से यानी सबकॉन्शियस में शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह जो 5 सेंसेस के साथ कुछ भी फीलिंग्स ली, हमने कुछ सुना, लेट्स से अब रात को गाना सुनते हुए सोचते हैं तो वो सुबह आप रात को हमारे ज़हन पे इमेजेस बन जाते हैं जी, वही दिमाग में वही लय होती है, वही होता है, तो उनकी हर एक चीज़ अब वही चीज़ हर एक आपके होंठों पे जब आप सोते हुए। इसी तरह 5 सेंसेस के साथ कोई महसूसात भी हैं। लेट्स से आप अभी अगर लीमू का हल्का सा जहन पे तासुर लाएगी तो वो पानी सा आ जाएगा काटने का। तो हर एक चीज़ से एक मुंसलिक है वो इमेज जो आपके दिमाग में उन 5 सेंसेस की मदद से बना जो दिमाग में है। तो वो 5 सेंसेस की मदद से जो इमेजेस बने सबकॉन्शियस की, चूँकि लैंग्वेज इमेज बेस्ड है, तो वो आपकी ज़िंदगी में मेजर आपका जो बिहेवियर है उस पर कंट्रीब्यूट करते हैं और उसमें आहिस्ता आहिस्ता जो माइंडसेट बच्चे के जहन में बनता जाता है, जो फाइनली 28 ईयर्स में मैच्योर होता है, उसका एक मेजर पोर्शन है। गुस्सा क्यों आता है किसी को? क्योंकि कोई दूसरा उसके स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं हो सकता। हमने अपने मेरिट्स बना के डीमेरिट्स बना लिए जिंदगी गुजारने के, उसमें ये एक स्टैंडर्ड बना लिया। सही। आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, किसी से आप उम्मीद ये कर रहे हैं कि वो मैं ये कहूँगा तो वो इस स्टैंडर्ड पे आएगा। जब वो स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं आएगा तो आपको यकदम गुस्सा आएगा, यकदम आप उसको बुरा महसूस करेंगे। और जी डॉक्टर साहब, एक हेल्दी जिंदगी
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में मौजूद है डॉक्टर साहब जो कि हमें बहुत ही मुफीद मशवरे दे रहे थे, अपने बहुत ही एक्सपीरियंस बता रहे थे कि कैसे उन्होंने पेशेंट्स को ट्रीट किया मेडिसिन के बगैर और सर्जरी के बगैर। और मेरे लिए तो बातें बहुत ही नई थी, क्योंकि आजकल तो यही होता है कि आप जिस भी हॉस्पिटल में जाएँ, जिस भी सैनिटोरियम में जाएँ, कहीं पर भी आप जाते हैं, क्लिनिक में जाते हैं, सबसे पहले ये लटाया, टीका लगाया और बस, और दवाइयाँ दे दी और ढेरों ढेर मेडिसिन आपके हाथ में दे दी, प्रिस्क्रिप्शन दे दी और जाए जी आपका इलाज किए। और उसमें एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि उसका मतलब ही एंटीबायोटिक है, जिंदगी के खिलाफ। तो वो कैसे आपकी जिंदगी बेहतर कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स। और ये बहुत ही अच्छी सी चीज़ है कि आज प्रोग्राम में हमें सुनने को मिली कि दवाइयों के बगैर भी हम इतनी बड़ी बीमारियों को, मेंटल डिसऑर्डर्स को, जो कि सबसे बड़ी बीमारियां जिस्म के लिहाज से समझी जाती हैं, उनको हम ट्रीट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो होते हैं, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे फोबिया की, तो एक मेरे जहन में क्वेश्चन था तब भी, लेकिन ब्रेक आ रही थी तो मैं नहीं पूछ सकी। आपने बताया कि वो एजिंग में आता है, फोबिया जो है वो एक्सपीरियंस से आता है, कोई आपको बैड एक्सपीरियंस हुआ तो आपको फोबिया में आप चले गए, ऐसे ही था? मैंने कहा था वो डर खौफ किसी बड़े की वजह से बचपन में आपके जहन में बैठ गया। सही, लेकिन मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, बहुत छोटे बच्चे, टोडलर, बल्कि उनसे भी छोटे, अब वो एकदम से उनके आगे आप टेडी बियर रखोगे या कोई डरोनी शक्ल का बंदा चल जाएगा, वो डर जाएंगे, दे आर स्केयर्ड, और वो रोने लग जाएंगे ऊंची ऊंची। तो वो क्या है सर? देखिए, बच्चा जब बिल्कुल छोटा होता है तो उसके ज़हन में डर खौफ नहीं होता, लेकिन जब हल्का सा लेट से कि 4-5 ईयर्स की एज में आता है तो, और ख़ास तौर पे आजकल का जो ज़माना है जिसमें कि 4-5 साल के बच्चे भी कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं और गेमें इस्तेमाल करते हैं, तो हर चीज़ का एक इम्प्रेशन हमारे दिमाग में है। लेट से मैं अगर आपको ये कहूँ कि आपने कभी काले रंग का या सुर्ख रंग का शेर देखा है तो आप क्या कहेंगी? नहीं। ओके, मैं ये कहूँगा आपने अभी भी देखा, क्योंकि आज जैसे ही मैंने सवाल पूछा आपकी आंखों के सामने इमेज आया। क्या आया इमेज? ओके, तो ये सबकॉन्शियस ने आपको डिपिक्ट किया, एक इमेज डिपिक्ट किया, आपने उसके साथ कंपेयर किया, दैट मीन्स उस लैंग्वेज के साथ कंपेयर किया, उस इमेज के साथ कंपेयर किया, जिसको सबकॉन्शियस ने एक शक्ल दी। उसके साथ जब कंपेयर किया तो उससे डर खौफ का एलिमेंट, लेट्स से आप एक जंगली जानवर को महसूस करें, अभी अपने जहन में लाएं, तो आप देखेंगे कि बू का एलिमेंट भी उस बीस की शक्ल में जो उससे मुंसलिक है, वो बू भी आपके जहन में या आपके दिमाग में आने लगेगी। इसी तरह बच्चा जब 4-5 साल का एज का हो जाता है तो उसको मुख्तलिफ लेट से कि आप अल्फ़ाबेट्स दिखाते हैं मुख्तलिफ बुक्स की शक्ल में, छोटी छोटी बुक्स की शक्ल में कि ये टेडी बियर है या ये जंगली जानवर है या ये है, ये जंगल में होता है। तो हर नई चीज़ का एक खौफ होता है, और वो खौफ छोटे बच्चों में भी मौजूद होता है। किसी भी नई चीज़ को देखेंगे तो उससे वो डरेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बार बार एक टर्म यूज़ कर रहे हैं, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। अब क्योंकि मेरा भी सब्जेक्ट जो है वो साइकोलॉजी रहा है, तो उस हवाले से मैंने मतलब ये स्टडी किया कि आप जब ड्रीम की हालत में होते हैं, ख्वाब की हालत में होते हैं, इंसान की 2 सोल्स होती हैं, ऐसे ही है, 2 रूहें होती हैं। एक रूह जो है वो इंसान के अंदर रहती है जब वो सो जाता है, और एक रूह जो है वो ख्वाब में पहुंच जाती है जब वो ख्वाब देख रहा होता है। ये बात किस हद तक किताबी है, प्रैक्टिकल है, वो वजाहत करें। देखिए, ये एक आपको समझाने का, किसी ने कहा कि 2 रूहें हैं, एक्चुअली तो एक ही रूह है जो पल पल के सिग्नल आपको असल को दे रहे हैं। जैसे वो कहते हैं खुदा नीयतों के हाल जानता है, तो कैसे है जो रूह है आपके सिग्नल पल पल के, जो भी आपकी नीयत में है, जो आपकी सोच में है, वो पल पल सिग्नल दे रही है। रूह एक ही है। ये आपको समझाने के लिए ऐसे कहा। दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से हैं, लेट से कॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड वो है जो लॉजिकल माइंड है, जिससे आप सिगमंड फ्राइड कहते हैं। जी जी, ठीक है। जो आप सोचते हैं, जिससे फैसला करते हैं, जो आपका लॉजिक देता है, आपको इसके ये फ़ायदे हैं, ये नुकसानात है, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। सब कॉन्शियस माइंड वो है जो कॉन्शियस माइंड ने किसी वक्त महसूस किया, किसी वक्त लाइक किया, जैसे मैंने सिगरेट नोशी की पहले मिसाल दी, या कोई अच्छाई उसने लाइक की, कोई नमाज़ें पढ़ता है, बड़ा नमाज़ें उसने देखा कि बड़ा नमाज़ें को उसका पढ़ रहा था, तो उसके सब कॉन्शियस में वो शिफ्ट हो गया कि ये अच्छी बात है, इमेज बन गया। जो चीज़ भी कॉन्शियस माइंड ने महसूस की वो फाइनली शिफ्ट होगी सबकॉन्शियस माइंड में। जब शिफ्ट होगी सबकॉन्शियस माइंड में तो उसका जो इमेज है जितना स्ट्रांग होगा, लेट से
मैंने कहा कि कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट हो जाता है एज पर लॉ ऑफ साइट, जब आप किसी चीज़ को 15 सेकंड के लिए देखते हैं या और बाकी भी 4 सेंसेस के साथ देखते हैं तो वो शिफ्ट हो जाती है। उसका इमेज कितना स्ट्रॉन्ग है ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा आपने कितनी बार देखा या कितनी बार सुना या कितनी गौर जज्बात के साथ देखा। लेट से लव अफेयर में क्या होता है, नफरत में क्या होता है, हेटेडनेस में क्या होता है, आपकी एक नज़री जो कंसंट्रेशन के साथ होती है, लाइकिंग के साथ होती है, या किसी नफरत के साथ होती है, या प्यार के साथ होती है, या आपको कोई ऐसी चीज़ इतनी अच्छी लगती है कि वो आपके सबकॉन्शियस में इतना स्ट्रॉन्ग इमेज पैदा कर देती है एक्सट्रीमिज्म की कि वो कई दफ़ा देखने से ज़्यादा उसका इमेज स्ट्रॉन्ग होगा। जितना इमेज सबकॉन्शियस में स्ट्रॉन्ग होगा, जितना इमेज ब्राइट होगा, जितना इमेज बड़ा होगा, जितना इमेज आपके दिमाग में गहरा होगा, उससे मुंसलिक ख्यालात भी उतने गहरे और स्ट्रॉन्ग होंगे और आपको बार बार उसके करने की अर्ज देते रहेंगे। अब चूंकि रोज़े आने वाले हैं तो मैं उसकी मिसाल रोज़ों की शक्ल में देता हूँ कि आपको इनिशली रमज़ान में चंद दिन दोपहर के वक्त सबकॉन्शियस एहसास लाएगा कि ये दोपहर का लंच का टाइम है, खाने का टाइम है। कॉन्शियस माइंड उसको कहेगा नहीं रोज़े हैं, खाना नहीं। अगले दिन वो कम अर्ज के साथ फिर आपको याद दिलाएगा क्योंकि आपने एक फैसला दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया। सबकॉन्शियस माइंड इंसिस्ट नहीं करेगा, कॉन्शियस माइंड ने फैसला किया, सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट किया, वो उसमें शिफ्ट हो गया। लेकिन जब आप 5-6 दिन तक उसको लगातार कहेंगे, उसके बाद वो भूख का सिग्नल देना दोपहर को ख़त्म कर देगा। यही बात जब ईद के बाद होगी, आपको दोपहर के वक्त कुछ दिन भूख महसूस ही नहीं होगी, वो आपको सिग्नल देना बंद कर चुका होगा। लेकिन उसके बाद जब आप खाना शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता फिर उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ आने लगेगी और वो सिग्नल फिर देने लगेगा। क्लासिकल कंडीशनिंग। तो जो भी चीज़ है, कॉन्शियस माइंड, लॉजिकल माइंड है, फैसला कुन माइंड है, डोमिनेटिंग माइंड है। लेकिन जब ये जाग रहा होता है दिन के वक्त या जब आप सो नहीं रहे होते तो उस वक्त काम करता है। जब आप सोते हैं तो उस वक्त सबकॉन्शियस माइंड टेक ओवर कर लेता है। अब आपने ड्रीम्स की बात की। ड्रीम्स में अक्सर औकात 90% केसेस में आपको जो ड्रीम्स आती हैं उनसे मुंसलिक पास्ट के आपके जो इमेजेस हैं, पास्ट में जो माजी में इमेजेस गुजरे हैं, उनसे मुंसलिक ख्वाबें होंगी और उनके लिए ज़मानो मकान की कोई कैद नहीं होती। वो लंबे लंबे फासले, वो ख्यालात, ड्रीम्स तय कर जाती हैं। 5% वो ख्यालात होते हैं, वो ड्रीम्स होती हैं जो दिन में आपके कॉन्शियस माइंड में हावी रहें। वो ख्यालात, वो काम के ख्यालात, कामयाबी के ख्यालात, पढ़ने के ख्यालात, किसी के मतलब सोचने के ख्यालात, प्यार के ख्यालात, नफ़रत के ख्यालात, 5% वो ख्यालात होंगे एब्स्ट्रैक्ट जो हमारे या एग्रेट। और लास्ट 5% वो होंगे जो अल्लाह ताला आपको बताना चाहता है आपकी रूह के रास्ते, और उसको सिक्स सेंस कहते हैं। लेट्स से मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन, मैंने नेक्स्ट ये क्वेश्चन करना था कि व्हाट इज सिक्स सेंस, कि वो क्या है। ओके, मैं आई विल एक्सप्लेन। सिक्स सेंस का मेडिकल साइंस में वजूद नहीं है। अच्छा, एग्रीड और नॉट? आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, 5 सेंसेस का वो पढ़ाते हैं, लेकिन हम सब बिलीव करते हैं कि सिक्स सेंस है। लेट्स से कैसे? आप इस्तिखारा करते हैं, कहते हैं इस्तिखारा करना है, हम मुसलमान हैं, करते हैं। किससे करते हैं? अपनी रूह के रास्ते उस मालिक कुल से पूछते हैं कि इस चीज़ का एंड रिजल्ट क्या होगा जो हमारे इरादे में, हमारी नीयत में, हमारे ख्यालात में मौजूद है। जब इस्तिखारे में आप सिक्स सेंस का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह आप किसी को रिंग करते हैं, किसी के मतलब रिंग करना चाहते हैं और अचानक उसका रिंग आ जाता है, तो ये कैसे ट्रेवल करती है, ये कैसे चीज़ ट्रेवल कर रही है? आपकी सोचे एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पे जाती हैं। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी और उसकी वेवलेंथ उतनी छोटी होगी, और जितनी वेवलेंथ छोटी होगी उसकी पेनिट्रेशन पावर बढ़ेगी। लेट्स से मोबाइल के सिग्नल यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ आपकी ट्रांसमिशन के सिग्नल्स आ रहे हैं टीवी के, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, 1 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे आ रहे हैं, और उनकी वेवलेंथ छोटी है, इसलिए उनकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है और वो ज़मान मकान या इन चीज़ों के पेनिट्रेशन कर सकते हैं। हमारी चूँकि सोच की लहरें अगर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड हों, जब दिमाग के साथ आप डील करते हैं, जब आप रूह के साथ डील करते हैं, जब आप सिक्स सेंस के साथ डील करते हैं, तो उस सूरत में कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाती है
और आप 6 सेंस से रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। जो 5% मैंने कहा, अगर आप कि 5 सेंसेस के साथ वो 6 सेंस ट्यून अप है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मेस्मेरिज्म क्या है? हम कहते हैं हम पेशेंट को करेंगे 5 मिनट के लिए और वो हमारे उसमें आ जाएगा और खो देगा अपना कॉन्शियस माइंड और चला जाएगा कोर्ट दुनिया में, और जो भी हमारा मातहत हो जाएगा, जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो हमें आंसर देगा। ये क्या है? देखिए, हिप्नोटिज्म एक तरीक़ेकार है जिसमें कि सब कॉन्शियस के साथ एक बातचीत का तसलसल या कॉन्शियस माइंड को इररेलेवेंट करके उससे बातचीत सब कॉन्शियस से की जाती है। क्योंकि ज़्यादातर अर्जिज़ जो हैं, ज़्यादातर आदात जो हैं, यूरोप अमेरिका में आजकल ऑपरेशन भी हिप्नोटिज्म की मदद से होते हैं। मेस्मरिज्म एक तरीक़ेकार है, एक इजाद किया गया तरीक़ेकार है, एक प्रैक्टिस किया गया तरीक़ेकार है जिसके मुताबिक कॉन्शियस माइंड को इररेलेवेंट कर दिया जाता है और सब कॉन्शियस माइंड टेक ओवर कर लेता है। लेट्स से सब कॉन्शियस माइंड अदरवाइज भी टेक ओवर कर लेता है। आप जब कॉन्शियस माइंड सोते हैं, सो जाता है, तो फिर सब कॉन्शियस माइंड टेक ओवर कर लेता है ना। आप कहीं जा रहे हैं, सोचों में अचानक खो जाते हैं, किसी और चीज़ के मतलब सोचने लगते हैं, मंजिल पे फिर पहुंच जाते हैं, तो सब कॉन्शियस माइंड ने तो टेक ओवर कर लिया ना। तो मेस्मरिज्म जो आपने सवाल किया, एक तरीके का और है हिप्नोटिज्म का, जिसमें कॉन्शियस माइंड को एक ख़ास तरीके से, एक ख़ास एंगल से, एक ख़ास इंप्रेशन से इररेलेवेंट कर दिया जाता है और सब कॉन्शियस माइंड टेक ओवर कर लेता है और उसमें सजेशंस दी जाती हैं, उसको प्रपोजल्स दी जाती हैं, उसको डायरेक्शंस दी जाती हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे भी पता चला कि आप माशाल्लाह आपने 8 किताबें लिखी हैं और आप ऑथर रहे हैं, तो किस बारे में आपने किताबें लिखी हैं? मैं ऑथर रहा नहीं हूँ, हूँ भी। किस दैट इज़ ऑन हेल्थ, मेंटल हेल्थ। लेट्स से मैं माइंड साइंसेस को भी डील करता हूँ, मैं बॉडी साइंसेस को भी डील करता हूँ इन ए वे कि लेट्स से स्पाइनल कॉर्ड की एडजस्टमेंट करता हूँ। मेरी एक किताब इस चीज़ पे भी है कि आपके बॉडी पे क्या सिम्टम्स आ जाते हैं जब कोई सीरियस बीमारी आपकी ब्लड सर्कुलेशन को अफेक्ट करती है। लेट्स से कि हार्ट के केस में, कैंसर के केस में, मुख्तलिफ चीज़ें जब आपकी मेजर ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट हो जाती है तो आपकी बॉडीज़ पे क्या सिम्टम्स आएंगे रिगार्डिंग हेल्थ हैं, बट ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। सही। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आप प्रोग्राम में आए और आपने जो है अपनी कीमती राय हमें बताई और आपने जो है हमें बताया कि किस तरह से हम मुख्तलिफ जो बीमारियां होती हैं उनमें मुब्तला होकर उन्हें ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी बताया जिस बात का हमें एक्नॉलेज नहीं था कि मेस्मरिज्म क्या है और हेल्यूसिनेशंस क्या हैं, फोबिया की हिस्ट्री क्या है और जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं, इलनेस है बॉडी की, लेथार्जिक क्या है और हेल्यूसिनेशंस क्या हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ऑडियंस को बहुत ज़्यादा जो है, व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा जो है एक जानकारी मिली होगी और बहुत ज़्यादा वो इससे उन्होंने एक इल्म हासिल किया होगा और जो इन बीमारियों का शिकार हैं अनफॉर्चुनेटली उन्हें अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने का एक स्टेप मिला होगा, एक स्टेपिंग स्टोन प्रोवाइड किया आपने इस प्लेटफॉर्म पर आके हमें। बहुत शुक्रिया आपका कि आप प्रोग्राम में आए। और इसी के साथ साथ नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और दिल तो नहीं चाह रहा आपका साथ छोड़ने का, लेकिन अगले प्रोग्राम में दोबारा आएंगे, सेम चैनल सेम टाइम और एक नए गेस्ट के साथ। आपको बताएंगे हेल्थ के बारे में, बताएंगे आपको फैशन के बारे में बताएंगे और मुख्तलिफ़ किस्म के आपको इवेंट्स का भी दिखाएंगे कि किस तरह से हमारे मुआशरे की जो बदहाली है वो हमारी ज़िंदगियों पर, हमारी पर्सनैलिटीज़ पर एक बैड इम्पेक्ट डालती है और हमारे जो ग्रे एरियाज़ होते हैं पर्सनैलिटी के उसके एल्यूमिनेट करती है। इसी के साथ साथ अपनी मेज़बान अक्सा खान को दीजिए इजाज़त। स्टे ट्यून टू स्टार एशिया। अल्लाह हाफ़िज़।